व्हाट्सएप एवरीबॉडी, वेलकम टू तशारिफ जीएस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 10th का जो स्टार्ट तो क्लास 10 से होता है, लेकिन इसका लेवल क्लास 12th भर रहता है। सारे कंपटीशन एग्जाम और सारे जो मतलब जॉब के एग्जाम होते हैं, सब में अगर साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, तो इससे क्वेश्चन 101% आता है। और ये जो टॉपिक है फिजिक्स का, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप क्लास 10th में इसको उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, इस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। मुख्य रूप से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करना, यानी कि अगर जो आपके पास एक आईना है, आईना कैसा है, अवतल नुमा, अवतल दर्पण, तो उसके आईने के अंदर जो हमारा फोटो बनता है, जिसे हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं, वो कैसा बनेगा, बड़ा छोटा, कितना दूर, कितना, हर एक चीज समझना है। तो सबसे पहले चीज हम सीखेंगे बेसिक, क्योंकि हमें रटना तो है नहीं, हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ना है। तो बेसिक में सबसे पहले हम जानते हैं कि अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण क्या होता है। तो एक खोखले गोले, ये क्या है, खोखला गोला है, एक खोखला गोला है। खोखले गोले को अगर हम फिजिक्स के नियम से दाईं ओर, किस ओर, राइट साइड, अगर दोनों साइड से अलग कर दें, खोखले गोला का भाग यानी खोखले गोले से अलग हुआ दाहिनी ओर से अलग कर दें, इधर भी दाहिनी ओर और इधर भी दाहिनी ओर, इधर भी दाहिनी ओर, इधर भी दाहिनी ओर, और बीच में तो केंद्र रहेगा ही, और इस दोनों को अलग कर दें, तो इससे दो दर्पण का निर्माण होता है। जो बाहर की तरफ से पेंट किया हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और जो अंदर की ओर से पेंट किया हो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ये जो आप इस तरीके से देख रहे हैं, ये फिजिक्स के नियम के अनुसार पेंट अर्थात पॉलिश को दर्शाने का एक संकेत है। यानी ये मतलब ये अपारदर्शी पेंट कर दिया गया है, पार लाइट नहीं हो पाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक ना। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि समतल दर्पण में जो हम लोग आईना देखते हैं, आईना, उसके जो पीछे आप देखेंगे कि एक तरफ कुछ पेंट टाइप पे घिसा हुआ रहता है, कुछ कवर रहता है, तो कवर के पीछे जो आईने के पीछे पेंट किया जाता है वो किस पदार्थ से किया जाता है, तो समतल दर्पण के पीछे पॉलिश या पेंट किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड से, AgBr, किससे, AgBr से। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब इस अवतल दर्पण को मान लीजिए, उत्तल दर्पण उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवतल दर्पण। तो यानी कि इस वाले पार्ट को हम लोग अलग करते हैं और थोड़ा बड़ा सा ऐसे जूम करते हैं, ये जूम करें। अब ये जूम करें, इसके पीछे जाहिर सी बात है कि हम लोग पॉलिश करेंगे। कोई भी दर्पण बनाने के लिए उसके पीछे क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। इस तरीके से पॉलिश कर दिए, कुछ नाम दे दिए, इसका नाम मान लिए M, इसका नाम दे दिए M2, ऊपर वाले को M1 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, M, M', M1, M2, MN, जो आपका मर्जी है, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, ये मान लिए। ये हो गया आपका शुद्ध अवतल दर्पण। लेकिन इसमें क्या क्या चीज होता है वो समझिए। तो चूंकि अवतल दर्पण को हम इस गोले से अलग किए हैं, और गोला वृत्त के शेप का है, और वृत्त में यहां से यहां तक को व्यास बोला जाता है, तो जिस गोले का व्यास होगा वही सेम गोले का व्यास यहां से यहां तक भी इस तरीके से उतर जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, उतर जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो है वृत्त का केंद्र होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर को C से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा इस उत्तल दर्पण का सेंटर C, और इसको हिंदी में बोला जाता है वक्रता केंद्र। यानी ये अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र है, सेंटर, उसको क्या बोलेंगे अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र। अच्छा, अब ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र से यहां तक, ये वाला जो बिंदु जहां से ये डैश शुरू हुआ, तो ये जो डैश शुरू हुआ ये बीचम बीच विभाजित करती है, क्योंकि केंद्र बीच में होता है तो उसका व्यास बीच से इन काटेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे मध्य बिंदु। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, मध्य बिंदु। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं P, इसलिए इसे कैपिटल P से सूचित किया जाता है। क्लियर। अब गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच जो ये वाला लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पोल टू सेंटर लाइन, और इसको सूचित किया जाता है PC से, किससे, PC से। और इसका हिंदी में नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्यों ऐसा नाम है,
क्योंकि कोई भी क्षैतिज रेखा है, ऐसे पड़ी रेखा, उसे हम लोग बोलते हैं अक्ष। तो ये क्या हो गया, अक्ष। और ये प्रधान अक्ष इसलिए हुआ क्योंकि ये मेन इसका यही अक्ष है। चलिए, अब प्रधान अक्ष को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, यानी प्रधान अक्ष को ही हम लोग त्रिज्या भी बोलते हैं। और इसे सिर्फ त्रिज्या नहीं बोलते, इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्यों? क्योंकि गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, इस गोले, तो इसका जो सेंटर से आधा आधी त्रिज्या है, इसको हम लोग त्रिज्या r बोलेंगे। और जब अवतल दर्पण अलग हो जाएगा तो इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। हमेशा वक्रता शब्द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अवतल या उत्तल दर्पण तभी बनता है जब उसको पॉलिश करके या टेढ़ा घुमा के वक्रित किया जाता है। वक्रित मतलब घुमा हुआ सतह, ठीक है। अब एक चीज फोकस किसे कहते हैं? तो मान लिए कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आ रही है। अब किसी बिंदु तो हमको पता नहीं है, तो किसी बिंदु यानी कि अनंत से आ रही है, इधर कहीं अनंत से। और एक फिजिक्स का नियम है कि अनंत यानी बहुत दूर स्थित बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण हमेशा सीधी आती है, यानी समांतर। यानी सूरज से आएगा किरण तो वो सीधा आएगा, तो कहीं कोई बिंदु से अगर किरण आएगा तो सदैव सीधा आएगा। और सीधा जब आएगा तो यहाँ पर ये टकराएगा, और जब टकराएगा तो पीछे पॉलिश किया है तो पार नहीं हो पाएगा। और जब पार नहीं हो पाएगा तो परावर्तित होके इधर से कहीं से इसी किसी बिंदु से गुजरेगा। तो ये जिस बिंदु से गुजरेगा उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं दर्पण का फोकस। फोकस को इंग्लिश में भी फोकस बोलते हैं और इसे कैपिटल F से सूचित करते हैं। अब देखिए, अब एक चीज, यहाँ जो दर्पण का ध्रुव है और यहाँ जो इसका मेन मुख्य फोकस है, इस दोनों के बीच की जो इतनी सी दूरी है इसको बोला जाता है फोकस दूरी। और इसे हम लोग फोकसांतर भी बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसे हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं, यानी मुख्य फोकस को कैपिटल F और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो यहाँ वक्रता त्रिज्या r है और ये जो f है, ये दोनों में संबंध क्या होता है? तो ये दोनों में ये संबंध होता है कि जो r है ये वक्रता त्रिज्या का दुगना होता है, यानी फोकस दूरी का दुगना होता है। और ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यानी ये जो रेखा है, ये पूरा रेखा क्या है? त्रिज्या। इसको आधा मान लिए काट दे रहा है फोकस, तो इधर वाला रेखा हो गया फोकस दूरी और ये पूरा हो गया त्रिज्या। यानी ये फोकस दूरी जो हो गया ये पूरे त्रिज्या का आधा हो गया, और ये पूरा त्रिज्या जो हो गया इसमें इस जैसा दो फोकस दूरी समा जाएगा। तो संबंध क्या है? r बराबर 2f या f बराबर r/2। VVI है, सिद्ध करने भी देता है, आगे सिद्ध भी करेंगे अगले वीडियो में। तो अब एक और चीज, अब ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर अवतल दर्पण खत्म होता है और यहाँ पर भी अवतल दर्पण खत्म होता है। अवतल दर्पण खत्म होने से मतलब इसकी जो वक्रित परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह, वो खत्म होती है। वो क्या होती है? खत्म होती है। जो वृत्ताकार वक्रित परावर्तक सतह है वो। तो ये हो गया परावर्तक सतह का एक बिंदु, ये हो गया परावर्तक सतह का दो बिंदु। परावर्तक सतह का एक बिंदु, परावर्तक सतह का दो बिंदु। तो इस दोनों के बीच अगर हम एक रेखा खींच देते हैं, सरल रेखा खींच देते हैं यहाँ पर से यहाँ पर, तो इस दोनों के बीच की जो सरल रेखा है, सरल, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? अगर पूछ ले तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वारक। क्या द्वारक? एग्जाम में अगर आपके 2025 बोर्ड मैट्रिक में क्वेश्चन आए द्वारक किसे कहते हैं तो लिखेंगे, अच्छे से परिभाषा सुनिए। किसी गोली दर्पण, इसको अवतल हो या उत्तल हो, किसी गोली दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा, सीमा मतलब बॉर्डर, ये इसका वक्रित वृत्ताकार सीमा रेखा के ज्यामितीय लंबाई भी लिखें या व्यास लिखें। ज्यामितीय लंबाई लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये एक ज्यामितीय कार है। तो किसी गोली दर्पण के वृत्ताकार व्यास के ज्यामितीय वृत्ताकार सीमा रेखा के ज्यामितीय लंबाई को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। आई होप आपको गोली दर्पण में मेन रूप से अवतल दर्पण से संबंधित सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो हम बनाएंगे वो प्रतिबिंब बनाएंगे, और प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका नियम जानना जरूरी है। तो अब नियम फटाफट से शुरू करते हैं। ये हमने बनाया एक अवतल दर्पण, जल्दी से अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसको पॉलिश किया, क्या किया? पॉलिश किया। और अगर क्वेश्चन बात में पूछ दे कि बताइए समतल दर्पण को किससे पॉलिश किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr से। अच्छा, इसके बीचों बीच से एक रेखा खींचा, ये रेखा त्रिज्या भी हो सकती है और PC भी बोल सकते हैं क्योंकि ये P है और इसका लास्ट बिंदु यहाँ C है।
ठीक, तो अब इस पे नियम क्या होगा, अब ये है फोकस, मान लिया यहाँ पे फोकस। जब तक आपको नियम नहीं पता होगा तब तक आपसे वो प्रतिबिंब वाला फिगर नहीं बनेगा। तो नियम क्या है, नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत मतलब अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष क्या है, ये वाली रेखा यानी त्रिज्या यानी पीसी, अगर इसके समांतर, समांतर मतलब बिल्कुल इसके सीधा, इसके सीधा अगर आती है, अगर आती है तो वो यहाँ पर से, यहाँ पर के परावर्तक बिंदु से जब परावर्तित होगी तो किधर जाएगी पता है आपको। तो इसका आंसर है यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होके वह उसी दर्पण के फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, किधर से, फोकस से। क्लियर, एक नंबर नियम। और दूसरा नंबर नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकसे पे डायरेक्ट आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, यानी उल्टा, यानी उल्टा। अगर ये वाली किरण है, ये ए मानते हैं, तो ये यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये बी बिंदु से परावर्तित हुई और एफ से गुजरती हुई सी बिंदु पर निकल गई। अब सेम इसका उल्टा करते हैं, यदि कोई किरण, यदि कोई किरण सीधा, सीधा अगर हम फोकसे पे मार देते हैं यानी ए डैश मानते हैं और ये फोकस पर अगर आएगी तो ये यहाँ से ऐसे आएगी। अब परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष यानी ये जो मुख्य अक्ष इसी के समांतर ऐसे गुजर जाएगी, यहाँ बी डैश मान लेते हैं। देखिए देखिए सेम उल्टा कंडीशन हो रहा है, यानी अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो फोकस से गुजरी, अगर फोकस पे आई तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी। दोनों नियम एकदम एक दूसरे का उल्टा है, तो याद हो जाएगा। तीसरा नियम, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर पे पड़ेगी, सेंटर पे किसी दिशा से पड़े, बस वो सेंटर पे पड़नी चाहिए, तो वो लंबवत, लंबवत यानी जैसे आएगी वैसे वापस चली जाएगी, बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं, 0 डिग्री पे जाएगी। यानी अगर कोई किरण, यानी अगर कोई किरण यहाँ से हम लाते हैं, कहीं से भी लाइए आप, इधर उधर इधर, और मारते हैं वक्रता केंद्र पर डायरेक्ट, तो ये कहीं ना जाएगी, बस कुछ ना, वापस एक एरो खींच दिए ऊपर चली गई। और कुछ अगर यदि कोई किरण ऐसे मारते लंबवत, ये भी वक्रता केंद्र पर मारती तो वापस ऐसे चली जाएगी। यदि कोई किरण ऐसे वक्रता केंद्र पर मारती है तो भी वापस चली जाएगी। यानी पहला कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, फोकस पे तो मुख्य अक्ष से, वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र से ही लंबवत जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और चौथा और आखिरी नियम, आखिरी नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण कहीं से आती है, कहीं से सीधी आती है और वो बिंदु यानी ध्रुव, सॉरी ये रेखा, यदि कोई यहाँ पर से कहीं से भी मारिए, नजदीक दूर कहीं से भी, कहीं से आ रही है, हमको नहीं मतलब, कहीं से भी आके वो ध्रुव पे पड़नी चाहिए। किस पे, ध्रुव पे। तो ये अगर ध्रुव पे पड़ती है तो ये वापस बस ऐसे निकल जाएगी नॉर्मल, यानी समझ लिए ये ऐसा है अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, अगर ये इसके ध्रुव पर पड़ी तो वही अपवर्तन वाला नियम लागू करना है हमको, सॉरी परावर्तन का नियम, जो कि अगर यहाँ आई कोण बना के आई तो वापस आर कोण बना के जाएगी, और आई और आर सदैव बराबर होता है, यानी जितना डिग्री कोण के साथ ध्रुव पर पड़ी उतना डिग्री कोण के साथ वो वापस ध्रुव से वापस चली जाएगी, यानी ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी। तो ये 4 नियम था। अगर आपको ये 4 नियम याद हो गया तो अब सब चीज बन जाएगा। कैसे, पहला नियम याद कीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गुजरी, फोकस पे आई, मुख्य अक्ष से गुजरी, वक्रता केंद्र पर कहीं से भी मारिए लंबवत गुजरेगी, और अगर ध्रुव पर जितना डिग्री के साथ आएगी उतना डिग्री से वापस चली जाएगी। तो ये नियम है। अब जल्दी से हम लोग बनाते हैं प्रतिबिंब। ये जान लेंगे कि प्रतिबिंब कितना बार बनता है, कितने स्थिति में प्रतिबिंब बनता है ना। ये दर्पण है, कुछ भी मान लिया, पॉलिश कभी अच्छे से नहीं करते हैं, और ये मुख्य अक्ष है पी एफ सी। तो प्रतिबिंब देखिए कितना कंडीशन में बन सकता है। पहला कंडीशन कि प्रतिबिंब ये जो P है और F के बीच बने, यानी सबसे निकट यही बिंदु है कि फोकस और ध्रुव के बीच, ये 1 नंबर कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि इसको डायरेक्ट फोकस पे रख दिए। तीसरा कंडीशन है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दिए। चौथा कंडीशन है वक्रता केंद्र पर रख दिए। 5वां कंडीशन है यहाँ पर अनंत मानते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रख दिए। और लास्ट और छठा कंडीशन है वस्तु को अनंत पर रख दिए। वस्तु को कहाँ रख दिए, अनंत पे। तो 6 तरीके से अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। 6 तरीका बहुत आराम से समझेंगे, नियम तो याद हो ही गया। तो जल्दी से हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा अवतल दर्पण बनाते हैं। ये है अवतल दर्पण।
M1 M2, यहाँ पर मानिए इसका बिंदु P, यहाँ से एक समांतर लीजिए किरण, ठीक समांतर किरण लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं F, यहाँ पर मान लेते हैं C। सबसे पहला कंडीशन, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, एक वस्तु है इसको ऐसे रख दिए यहाँ पे। अब परेशान होने की जरूरत नहीं, पहला नियम लगाइए। ये फिजिक्स का एक और नियम याद रखिए कि किरण आरेख दर्शाते समय हमेशा केवल 2 किरण लेते हैं। कितना किरण लेते हैं? 2 किरण। तो पहला किरण हम लोग लेंगे, पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आया तो गुजरेगा कहाँ से? गुजरेगा फोकस से, ये बेचारा गुजर गया फोकस से। अब दूसरा किरण हम लोग लेते हैं, ध्यान से, दूसरा किरण हम लोग लेते हैं वक्रता केंद्र पर। तो हम बोले थे वक्रता केंद्र पर किरण जिधर से भी आए, यानी कहीं से भी मारिएगा तो लंबवत जाएगा, लेकिन हमें मारना है, वस्तु ना बना रहे हैं तो वस्तु से होकर मारे। तो ये मार दिए वस्तु से होकर, तो वापस लंबवत जाएगा, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वक्रता केंद्र पे, तो ये वापस इधर चला गया। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गई, वक्रता केंद्र पर मारे, लंबवत गई, लंबवत चली गई। तो ये दोनों किरण क्या यहाँ पर से अगर नहीं भी मारते हैं तो क्या ये दोनों किरण कभी भी आपस में मिल सकता है? तो बोलेंगे जब ये वापस से उधर चला गया तो ये दोनों मिलेगा कैसे? जब हम लोग प्रतिबिंब का परिभाषा क्या पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई कहीं से भी जब 2 किरणें आपस में कटान बिंदु पर मिले, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या प्रतिच्छेद करती हुई यानी काटती हुई प्रतीत हो, तब ये प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तब क्या होगा? तब हम कल्पना करेंगे, अपने दिमाग में कल्पना करेंगे कि ये दोनों किरण पीछे जा रही है। कहाँ? पीछे, ये भी पीछे। तब कल्पना करेंगे, तब पीछे कहीं किसी बिंदु पर ये दोनों किरण यहाँ पर आके मिलेगी, और जहां पर मिलेगी यहाँ पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये वस्तु A है, अगर B है तो प्रतिबिंब A', B' बनेगा। तो प्रतिबिंब का लोकेशन क्या होगा? दर्पण के पीछे। और ये वाला जो 1 नंबर है, यानी ये 1 नंबर का स्थिति है, ये मोस्ट वीवीआई स्थिति है। 2 क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर वाला और एक ये 4 नंबर वाला। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ ना आता। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं परिभाषा। क्या लिखेंगे? एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है ना, ध्रुव P है और मुख्य अक्ष PC है। इसके समांतर जब आपतित किरण AB आती है तो वो मुख्य फोकस F से गुजरती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर लंबवत लेते हैं तो वह लंबवत ही गुजर जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर या कल्पना करने पर ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे बिंदु B' पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिससे वस्तु AB का काल्पनिक प्रतिबिंब A', B' अवतल दर्पण के पीछे वस्तु की अपेक्षा सीधा काल्पनिक बनता है। जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और इधर से क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। अगर यहाँ पर देखिए ये वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में आवर्धित। तो इसका सटीक आंसर होगा कि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु AB को रखने पर इसका प्रतिबिंब A', B' अवतल दर्पण के पीछे की ओर वस्तु की अपेक्षा बड़ा, सीधा, काल्पनिक बनेगा। बस ये हो गया इसका 1 नंबर कंडीशन खत्म। अब 2 नंबर कंडीशन क्या है? 2 नंबर यहीं पर बना देते हैं, बहुत आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 2 नंबर क्या है कि फोकस पर ही डायरेक्ट रख देते हैं, डायरेक्ट रख दिए हम लोग फोकस पर। तो एक नियम है, जब डायरेक्ट फोकस पे रखेंगे तो देखिए क्या होगा। पहला किरण लिए हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर, ये वापस आया फोकस से, ये ऐसे गुजरा। और दूसरा किरण लिए हम लोग वक्रता केंद्र से, ये भी ऐसे गुजरा। तो एक चीज नोटिस करेंगे कि ये दोनों किरण हमेशा समांतर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? समांतर रहेगा। यानी समांतर क्या होती है? रेल की पटरी, जो कि अगर सीधी है तो वो कहीं एक दूसरे से मिलती नहीं है, सीधा चलते रहता है दोनों अपने रास्ते। तो ये दोनों किरण कहीं भी नहीं मिल सकता, इसका मिलना असंभव है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और जब अनंत पर ये मिलेगा तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? बहुत बड़ा। तो हम इसका आंसर होगा
कि जब अवतल दर्पण M1 M2 में वस्तु AB को दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सच में ना मिलेगा अनंत पे, तो वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनेगा। समझ गए? अब जल्दी से तीसरा पॉइंट है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, पहला नियम समांतर लेते हैं तो कहां से गुजरा, फोकस से गुजर गया। दूसरा वक्रता केंद्र से लेते हैं तो ये भी फोकस से गुजर गया और ये यहाँ पर कहीं पर आके वास्तव में मिल गया तो उल्टा प्रतिबिंब बन गया। यानी जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और 3 कंडीशन हो गया। अब चौथा कंडीशन जो है वो MVVI है, यानी हमेशा पूछता है, तो इसके लिए अलग से एक दर्पण बना लेते हैं। दर्पण PFC है ना, पॉलिश मान लिया आप लोग अपने मन से कर दिएगा, ठीक। M1 M2 जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखते हैं, C पर, तो देखिए इसमें बहुत समझने का चीज है। तो पहला किरण सेम नियम, समांतर लिए तो कहां से गुजरा, फोकस से गुजरा। अब देखिए एक चीज ध्यान से, जब वस्तुएं को वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो किरण वक्रता केंद्र पर कैसे लें, तो किरण तो इस पे नहीं ले सकते हैं। तब हम लोग लगाते हैं एक और नियम, याद करो, जब वस्तु फोकस पर आपतित होगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अच्छा फोकस पे आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो दूसरी किरण हम लोग लेते हैं फोकस पे, तो ये कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये यहाँ कहीं आकर मिलेगी। और वस्तु देखो कैसा बनेगा, ये चूंकि टेढ़ा है वास्तव में ये ऐसे मिलता है, ऐसे यहीं पर मिल जाता है, यहाँ पर ये किरण गुजरती है ऐसे, ठीक ना। अब बन गया। तो देखिए इसका लिखने का तरीका एकदम सटीक तरीका, 2 में 2 नंबर लेके आइएगा। जब एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P मुख्य अक्ष PC है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेते हैं जो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु F से गुजरती है जो दर्पण का फोकस है। दूसरी किरण हम दर्पण के फोकस पर आपतित कराते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। ये दोनों किरणें यहाँ पर कोई बिंदु मानो A B, क्या मानो A B, तो यहाँ A डैश B डैश, ये दोनों किरणें बिंदु B डैश पर मिलती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे वस्तु AB का काल्पनिक प्रतिबिंब A डैश B डैश वस्तु की अपेक्षा उल्टा, क्योंकि वास्तविक बनेगा तो उल्टा, वस्तु की अपेक्षा वास्तविक एवं उल्टा तथा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के हमेशा बराबर बनेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु सेम उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वाला कंडीशन और एक पहला और चौथा आता है। अब फटाफट से 2 को बचा, छोटा छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब अगला टॉपिक है 6 नंबर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहाँ कहीं पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजार दिए, ठीक ना, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से, दूसरी किरण गुजार दी वक्रता केंद्र से, तो ये दोनों किरण लंबवत चली गई, तो ये यहाँ कहीं पर आके काटेगी। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब वस्तु बड़ा है और छोटा बन रहा है तो वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा और वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अब सबसे लास्ट टॉपिक बच गया, जब अवतल दर्पण को वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अब हमको पता नहीं है कि वस्तु कहाँ पे, अनंत मतलब हमको कुछ पता नहीं कहीं भी, लेकिन हमको एक चीज पता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण है PFC, ये अनंत है और ये पॉलिश अपने मन से कर लिए। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा समांतर होती है, ये पता है, और हमेशा हम 2 किरण लेते हैं, तो दोनों किरण ले लीजिए, ऐसे भी ले लीजिए, एक किरण ऐसे ले लीजिए समांतर और दूसरी किरण भी ले लीजिए समांतर। तो ये दोनों किरण कहाँ से गुजरेगी बताइए, तो दोनों किरण गुजरेगी फोकस से, ये भी फोकस से, ये भी फोकस से। तो प्रतिबिंब ये मिली भी कहाँ पर, फोकस पे, तो प्रतिबिंब इत्तू सा का बनेगा, इत्तू सा यानी दिखेगा ही नहीं, ये बनेगा आपका फोकस पर।
ये कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। सूरज बहुत बड़ा है, वो अनंत पे है, उसको अगर आईने में देखेंगे तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी उसकी अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु से बहुत 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 छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। आपका 6वां टॉपिक क्लियर हो गया। अब जल्दी से ट्रिक 6 को याद करने का ट्रिक। तो 6 को सबसे पहले याद करते हैं संबंध। देखिए फोकस और अनंत एक दूसरे का उल्टा होता है। तो जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और अब एक चीज है वक्रता केंद्र C। तो ये इतना आसान चीज है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसी जगह बनेगा, यानी हिलेगा ना जगह से। तो वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र पे, ये दोनों बराबर होता है। अब यही तीनों से बाकी 2 चीज बनेगा। अब देखिए, अब जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र का कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही, लेकिन फोकस का अनंत पे। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो C के लिए C पर ही बना, लेकिन अनंत के लिए कहाँ बनना, F पे। तो वक्रता केंद्र और अनंत पे रखने पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब एक लास्ट टॉपिक, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, VVI, और एक ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका लोकेशन होगा दर्पण के पीछे। क्या आपको ये 6 चीज याद हो गया? फोकस पे अनंत, फोकस पे रखें तो अनंत पे, अनंत पे रखें तो फोकस पे, वक्रता केंद्र पर रखें तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखें तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और जब ध्रुव और फोकस के बीच रखें तो पीछे। बस आपका यहाँ से अवतल दर्पण का काम हो गया। अब उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन, मतलब जितना भी कंडीशन रख ली पागल है उत्तल दर्पण। एक क्या तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, ये दाहिनी ओर पहले तो पॉलिश करिए, पॉलिश हमेशा दाहिनी ओर होता है, यहीं पर सबको गलती करता है। यहाँ मान लीजिए फोकस मतलब ध्रुव, फोकस इधर, ये इधर, क्योंकि गोली दर्पण के इधर से काटे थे। उत्तल दर्पण ध्यान से, तो उत्तल दर्पण है, इसका ये हो गया ध्रुव, यहाँ पर ले लिए हम लोग फोकस, यहाँ पर ले लिए वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या ले लिए, वक्रता केंद्र। तो पहली किरण तो हम लोग ऐसे लिए, ऐसे यहाँ से हो गई पार, लगा कि भाई हाँ फोकस से आ रही है। और दूसरी किरण कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से। क्यों वक्रता केंद्र से आ रही है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिए थे, लंबवत लिए थे। तो ये दोनों किरण यहाँ कहीं बनेगी, फोकस और ध्रुव के बीच। और प्रतिबिंब हमेशा, वस्तु हमेशा बड़ा होता है ना, तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में रखा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, काल्पनिक एवं सीधा बनता है। आपका उत्तल एवं अवतल दर्पण से संबंधित सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।